अब हम ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लोकप्रिय प्रतिरोध में 1857 ईस्वी का विप्लव, उसमें लोकप्रिय प्रतिरोध की असफलता के क्या कारण थे। पहले हमने कारण देखे, अब हम देखेंगे कि असफल ये लोकप्रिय प्रतिरोध क्यों हुआ, किन किन कारणों से हुआ और किन कारणों से ये एक विप्लव ये असफल रहा। उसमें जो मेन कारण है उसमें नंबर 1 मेरठ का विद्रोह। जैसा कि हम जानते हैं कि ये विद्रोह जिस समय में प्रारंभ होना था उस समय में प्रारंभ न होकर उससे मतलब 31 मई 1857 ईस्वी को ये निर्धारित समय रखा था, लेकिन ये उससे पूर्व 29 मार्च से ही प्रारंभ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसकी कार्य योजना जो थी वो पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाती है और समय से पूर्व इस विप्लव का प्रारंभ होना, जैसा कि मंगल पांडे द्वारा प्रारंभ करना, ये इसकी असफलता का एक कारण माना जा सकता है कि समय से पूर्व इस विप्लव का प्रारंभ होना। नंबर 2, सिखों और गोरखों की गद्दारी। सिख और गोरखे अपना निजी हित भी देख रहे थे। उन्होंने ये देखा कि अंग्रेजों के साथ मिलकर कार्य करने में ज़्यादा लाभ है और इसी के अंतर्गत पटियाला में नाभा व जीत द्वारा अंग्रेजों की सहायता करना ये ठीक नहीं था और अगर सहायता नहीं करते तो इस क्रांति या विप्लव का स्वरूप कुछ और ही दिखाई देता। दूसरा, सिखों द्वारा दिल्ली व लखनऊ जीतकर क्रांति को की कमर ही तोड़ के रख दी। मतलब सिखों ने लखनऊ और दिल्ली को जीतकर क्रांति की कमर तोड़ दिया, क्रांति को नुकसान पहुंचाया विप्लव को। और इसके अतिरिक्त गोरखों ने भी यही कार्य किया, मतलब अंग्रेजों के फेवर में रहे, जिससे कि क्रांतिकारियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। नंबर 3, योग नेताओं का अभाव। इस विप्लव में जैसा कि हम जानते हैं कि बहादुर शाह जो कि मुगल सम्राट जो बूढ़ा हो चुका था, उमर सिंह जिनकी उम्र 70 साल, नाना साहब जो सैन्य संचालन में निपुण नहीं थे और रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध कला कौशल में ज़्यादा यानी अनुभव नहीं रख रही थी। तो इसके स्थान पर अंग्रेजों के पास ऐसे अधिकारी कर्मचारी थे जो एक प्रशिक्षित और कुशल सैन्य संचालन करने वाले। तो इस तरह से अनुभवहीन और अनुभव वाले जो कुशल नेताओं में अंतर इस विप्लव को असफल बना देता है। इसके बाद है नंबर 4, भारतीय नरेशों का असहयोग। भारतीय नरेश, जैसा कि हमने देखा कि मराठों के आक्रमणों के कारण और मुगल सत्ता जब कमजोर हो जाती है तो राजपूत राजा अंग्रेजों से भी सहायता लेना शुरू कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब भारत में जो शक्ति बची है वो अंग्रेज शक्ति है, तो उसी के फेवर में रहना ज़्यादा लाभकारी होगा। तो जब ये विप्लव प्रारंभ हुआ तो उस समय राजपूत नरेशों का अंग्रेजों की सहायता करना ठीक कार्य नहीं था और सिंधिया के मंत्री जैसे दिनकर राव और निजाम के मंत्री सालार जंग ने अपने अपने क्षेत्रों में इस विप्लव को फैलने से रोका। ये एक तरह से ये उदाहरण है, सिंधिया के मंत्री दिनकर राव और निजाम के मंत्री सालार जंग ने अपने अपने क्षेत्रों में क्रांति को फैलने से रोका। ये भी एक विप्लव की असफलता का कारण माना जा सकता है। फिर नागरिकों दक्षिण भारत की उदासीनता। यह विप्लव दक्षिण भारत में नहीं फैला और दक्षिण भारत की इस विप्लव की उदासीनता भी इसकी असफलता का कारण माना जा सकता है, क्योंकि यह अंग्रेजों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। ये उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, दक्षिण में नहीं फैला, जिससे कि अंग्रेजों को इसका दमन करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बाद नंबर 6, नागरिकों का असहयोग। कुछ नरेशों और जागीरदारों एवं सैनिक तक ये विप्लव यानी प्रतिरोध सीमित रहा, जिससे कि आम जनता में इसका प्रचार प्रसार ना होना ये बहुत नुकसानदायक था, क्योंकि अंग्रेजों को दमन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि
कुछ राजा अपने राज्य के लिए, कुछ अपने पेंशन के लिए, कुछ जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं था और न फैलना ये विप्लव की असफलता का कारण माना जा सकता है। केंद्रीय संगठन का अभाव भी इस विप्लव की असफलता का कारण था, क्योंकि अंग्रेजों के पास एक पूरा सिस्टमैटिक व्यवस्था थी और विभिन्न अधिकारी थे, जबकि इसमें ये विप्लव से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी थे उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं थी कि किसकी आज्ञा कौन किसकी आज्ञा का पालन करेगा, यानी सिस्टमैटिक व्यवस्था का अभाव था। और केंद्रीय संगठन ये ना होना ये भी एक विप्लव की असफलता का कारण माना जा सकता है। लॉर्ड कैनिंग की उदारता, लॉर्ड कैनिंग ने इस विप्लव के प्रारंभ होने पर ऐसी नीति यानी उदारता का नीति अपनाई जिसके कारण ये जलते हुए यानी विप्लव रूपी जलते हुए अंगारों पर पानी डालने का काम किया, यानी प्रतिरोध को शांत करने में कैनिंग की उदारता की नीति ने जलते हुए अंगारों पर पानी डालने का काम किया। यानी लॉर्ड कैनिंग ने जो भी क्रांतिकारी थे उनको क्षमादान देने का वचन दिया, जिससे कि जो क्रांतिकारी थे वो शांत हो गए। नंबर 9, ठोस लक्ष्य का अभाव। तो ये विप्लव में जो भी क्रांतिकारी सम्मिलित थे उनके पास एक योजना नहीं थी कि किसके तहत ये संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर सैनिकों को प्रॉब्लम ये थी कि सैनिक चर्बीदार कारतूस से समस्या थी, वो ये चाह रहे थे कि इसको समस्या को सुलझाया जाए। नाना साहब को पेंशन की समस्या को लेकर परेशान, इधर लक्ष्मीबाई अपने राज्य को लेकर परेशान, और मुसलमान ये चाह रहे थे कि बहादुर शाह जो मुगल सम्राट हैं उनके गौरव को उन्हें वापस लाया जाए। तो यहाँ अलग अलग उद्देश्य सभी के बने हुए थे, जिसके कारण एक लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं हो पाया और इस विप्लव को दबा दिया गया। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ, अंग्रेजों के पास अच्छी सेना, अच्छा संचार व्यवस्था और साधन होना ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि थी और सारी परिस्थितियाँ उनके फेवर में थी, जबकि क्रांतिकारियों के पास ना तो अच्छे संचार के साधन, ना प्रशिक्षित सेना और गोला बारूद का भी अभाव, ये सारी परेशानियाँ क्रांतिकारियों के लिए सदैव सिरदर्द बनी हुई, जबकि अंग्रेजों के लिए ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। सीमित साधन, हथियारों का अभाव, कुशल रणनीति न होना, और अंग्रेजों के पास साधनों की कोई कमी नहीं थी कि जो भी कमी रहती थी वो इंग्लैंड सरकार के द्वारा पूरी कर दी जाती थी, जबकि भारतीयों के पास धन का अभाव, सैन्य व्यवस्था का अभाव और विभिन्न हथियारों का अभाव सदैव बना रहा, जबकि अंग्रेज सरकार के पास सभी प्रकार की सुलभ साधन थे। तो ये हमने देखी लोकप्रिय प्रतिरोध की असफलता के कारण, ये असफलता में मेरठ का विद्रोह, सिखों व गोरखों की गद्दारी, योग नेताओं का अभाव, भारतीय नरेशों का सहयोग, दक्षिण भारत की उदासीनता, नागरिकों का सहयोग, केंद्रीय संगठन का अभाव, लॉर्ड कैनिंग की उदारता, ठोस लक्ष्य का अभाव, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ और सीमित साधन, ये ऐसे बिंदु है जो लोकप्रिय प्रतिरोध की असफलता के कारण बने। अब हम देखते हैं लोकप्रिय प्रतिरोध के परिणाम कौन कौन से रिजल्ट्स निकले। नंबर 1, कंपनी शासन का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई, लेकिन जब ये विप्लव हुआ तो उस समय इंग्लैंड सरकार ने इस बात पर विचार किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी निजी स्वार्थ में लगी हुई है, ये कंपनी का ये अपना ही ज़्यादा देख रही है, तो इसलिए और इसकी जो कमजोरी है वो 1857 के विप्लव में उजागर हो जाती है। तो क्राउन द्वारा यानी इंग्लैंड सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया जाता है और डायरेक्ट शासन भारत में होने लगता है। महारानी का घोषणा पत्र, महारानी भी इस बात से अवगत थी कि भारत में अत्याचार और विभिन्न प्रकार के जो तौर तरीके वो कंपनी के सही नहीं रहे, इसीलिए भारतीयों में इस प्रकार की विरोध की भावना खड़ी हुई
तो उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें कुछ बातें ऐसी थी जैसे कि नंबर 1, भविष्य में राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा, मतलब जितना अंग्रेजी राज्य है उतना ही रहेगा। नंबर 2, प्राचीन भारतीय रीति रिवाजों को संरक्षण दिया जाएगा, यानी भारतीय रीति रिवाजों को जो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो मतलब दबाया जा रहा था और लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता, उस पर भी रोक लगाने का आश्वासन दिया गया। नंबर 3, प्राचीन सभी क्रांतिकारियों को क्षमादान मिलेगा जो इस विप्लव में शामिल थे। और नंबर 4, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन होगा, यानी सभी के साथ समानता का व्यवहार होगा, किसी के प्रति मतलब धार्मिक दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3, सेना का पुनर्गठन। अब ये विप्लव सेना से ही प्रारंभ हुआ था मंगल पांडे द्वारा मेरठ में। तो ब्रिटिश शासन ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि यदि सेना में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में भी फिर से दोबारा से ऐसा विप्लव देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने सेना में अधिक से अधिक अंग्रेज सैनिकों की भर्ती की, बड़े बड़े पदों पर अंग्रेजों को रखा गया, जिससे कि सेना में इस प्रकार से दोबारा विप्लव नहीं देखने मिले और सेना में भारतीयों सैनिकों की कमी की गई और भारतीयों पर एक तरह से जासूसी की जाने लगी और सेना का पुनर्गठन करना ये ब्रिटिश सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। नंबर 4, सांप्रदायिकता और घृणा की उत्पत्ति। तो सांप्रदायिकता और घृणा की उत्पत्ति के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने देख लिया कि हिंदू मुसलमान ये दोनों, इनके धर्म अलग है, दोनों के जो भी धार्मिक क्रियाकलाप अलग हैं। तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि हम इससे सीधे टक्कर नहीं ले सकते हैं तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को भड़काना आरंभ कर दिया और ये कहा कि आप लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में आपसी मतभेद बढ़ता गया। ये भी एक रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने फिर ये फूट डालो राज करो की नीति अपनानी प्रारंभ कर दी। इसके बाद नंबर 5, प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीय उसके कुप्रभाव। अब अंग्रेजी प्रशासन ने निम्न पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना शुरू कर दिया, लेकिन वो उन्हीं लोगों को नियुक्त करते थे जो उनकी चापलूसी करते थे, यानी जो उनके हितकारी हैं उन्हीं भारतीयों को निम्न पदों पर बैठाते थे, जिससे कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चापलूसी को बढ़ावा मिला। नंबर 6, आर्थिक प्रभाव। भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं मिला। उन्होंने अब इस प्रकार की नीति अपनाई कि भारतीयों को किसी प्रकार से कमजोर किया जाए, आर्थिक रूप से उनके उद्योगों को नष्ट किया जाए, क्योंकि ये जब आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगे नहीं तो फिर ये विरोध नहीं कर सकते। ऐसी मानसिकता को लेकर उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को संरक्षण न देने की नीति अपनाई और अधिक से अधिक कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा। नंबर 7, भारतीयों को लाभ। अब इस विप्लव का भारतीयों को कुछ लाभ भी हुआ, जैसे कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस विप्लव के बाद संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई और भारतीयों में एकजुटता आई, क्योंकि इससे पूर्व में इतने बड़े पैमाने पर भारतीय एकजुट नहीं हुए थे और न ही उन्होंने इस तरह से विरोध किया था। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध और महाराणा रणजीत सिंह के साथ संघर्ष, मैसूर के साथ संघर्ष ये अंग्रेज करते रहे, लेकिन उन्होंने उस समय भारतीय कभी एकजुट नहीं हुए। और अब इस विप्लव के बाद भारतीयों को एकजुटता को बढ़ावा मिला, जिससे कि ब्रिटिश सरकार ने भी उदारता की नीति अपनाई। तो आज हमने ये देखा कि लोकप्रिय प्रतिरोध की असफलता के क्या कारण 1857 में और लोकप्रिय प्रतिरोध के क्या परिणाम निकले। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।